अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टाइट्रेशंस कर्व ऑफ वीक एसिड्स के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि ये बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर बायोकेमिस्ट्री खास तौर पे इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सीरीज़ की ये एक वीडियो है। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं ऑन टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड। ओके, सो बेसिकली टाइट्रेशन कर्व होती क्या है? टाइट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली मतलब कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन इससे लिंक्ड एक टॉपिक है। मतलब कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक और चीज़ का, आपको एक इक्वेशन का पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं हैंडरसन हैंडरसन हैसल बाल्च बाल्च इक्वेशन। असल में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर आपके पास पीएच और पीके का रिलेशन आपको दिया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीएच और पीके का रिलेशन आपको, और मतलब उर्दू वाला, और राइट, मतलब कि पीकेएच एंड लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है, पीकेएच एंड पीके का रिलेशन आपको दिया था। तो फॉर एग्जांपल इस पीकेएच और पीके को समझने से पहले, मतलब कि इनके रिलेशन को समझने से पहले, एज वी नो कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वीक एसिड, राइट, देयर इज अ वीक एसिड HA, और आपको पता है अगर वीक है तो इट इज़ पार्शियली गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट और डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस प्लस प्रोटॉन, राइट। ओके, सो आपको पता है कि अगर ये वीक है तो मतलब कि इसका जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल होगा, मतलब कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एक्विलिब्रियम भी होगा। तो उस एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ Ka, बिकॉज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड और ऑफ एनी एसिड इज Ka। सो Ka इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, मतलब कि कॉन्जुगेट बेस एंड प्रोटॉन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, सो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इस तरफ। सो इट इज Ka, ठीक है, अपॉन एसिड एंड अपॉन conjugate base, right? Okay, so what I'm going to do next, let us take negative log to the base 10 on both साइड, मतलब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो ये हुआ नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग दिस होल वैल्यू, मतलब के Ka, राइट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पर मैं थोड़े से लॉग के फॉर्मूले लगाऊंगा। लॉग के फॉर्मूले क्या कहते हैं, आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल देयर इज लॉग A इंटू बी बराबर होता है log A प्लस log B, राइट। इसी तरह से log A अपॉन, यानी A डिवाइडेड बाई B बराबर होता है log A माइनस log B, राइट। तो मैं ये फॉर्मूले इस ऊपर वाले इस टर्म के ऊपर लगाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास ये पूरी इक्वेशन इस तरह से आ गई। अच्छा, आपको पता है कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है, मतलब कि जो नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन होता है वो किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली pH के। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट pH फॉर दिस टर्म, ठीक है। सो pH इक्वल्स टू, मैंने इसको तोड़ दिया, मतलब कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस Ka और HA को मैंने A सपोज किया और इसको B सपोज किया, मैंने यहाँ पर ये लगाया। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि नेगेटिव लॉग इंटू Ka इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, राइट, माइनस बिकॉज डिवाइड हो रहा था, माइनस इनटू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, राइट। अच्छा, सो इसको फर्दर खोलते हैं। तो आपको पता है कि देयर इज योर pH इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो इट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है, इनटू प्लस फॉर्मूले का माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें माइनस माइनस प्लस लॉग ओ सॉरी, इट इज़ नॉट प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, माय बैड, इट इज़ योर कॉन्जुगेट बेस यानी A नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, राइट, दिस इज हाउ। अच्छा, सो pH इज इक्वल्स टू, अच्छा नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इक्वल्स टू एग्जैक्टली
pKa आया ना आपके पास, pH एंड pKa एक इक्वेशन के अंदर, pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HA प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अगर मैं इस प्लस वाली टर्म को यहाँ लाऊं और माइनस को वहाँ ले जाऊं तो कोई इशू तो नहीं है ना? सो नो इशू। pKa प्लस लॉग of concentration of conjugate base minus log concentration of HA, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरी टर्म के ऊपर मैं ये वाला फॉर्मूला अगेन लगाऊंगा। कैसे? अगर log A डिवाइडेड बाई log B बराबर होता है log A माइनस log B, तो log A माइनस log B बराबर होता है log A अपॉन B, एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन फॉर दैट आई नीड अ लिटिल बिट स्पेस, लेट मी रेज दिस फॉर्मूला। आई होप सो यू हैव नोटेड ऑल ऑफ देम। वैसे फॉर्मूला नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको पता है ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए अलॉन्ग विद द फॉर्मूला, मतलब कि इसको क्लोज करके, सो ये कुछ इस तरह से होगा कि जनाब जो आपका pH है इट इज इक्वल्स टू pKa, राइट, प्लस log to the base 10 of concentration of your conjugate base over concentration of your acid. So this is actually your Henderson-Hasselbalch equation. Let me encircle that ताकि आपको ये highlight नजर आए. So this is your Henderson-Hasselbalch equation for acid. Let me write it for the base, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारा मिटाना पड़ेगा. I hope so you may have noted that, right? Base के लिए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको pH तो वही रहेगा, pH, pKa की जगह आएगा pKb, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, राइट, प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की जगह आएगा कॉन्जुगेट एसिड यानी M पॉजिटिव, राइट, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की जगह आएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस. दिस इज आल्सो the Henderson-Hasselbalch equation for bases. This one is for acid, this one is for base. Now यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई होप सो यू मे हैव नोट द बेस वन, क्योंकि मैं इसको मिटाने लगा हूँ. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि Henderson-Hasselbalch इक्वेशन के जरिए से हमें ये पता लग गया कि कभी भी यानी कब एक मौका आता है जब pH बराबर हो सकता है pKa के. अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लेता हूँ, there is your pH which is equals to pKa, right, plus log concentration of A negative meaning conjugate base over concentration of acid, right. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर मैं एक सपोज करता हूँ कि कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल है उसके एसिड की कंसंट्रेशन के, मतलब कि अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, तो मतलब कि अगर जब ये डिवाइड होंगे तो देयर इज वन, राइट. और आपको पता है कि pH इक्वल्स टू pKa प्लस log 1. log 1 कहाँ से आया, इन दोनों की वैल्यू बराबर थी, तो अगर ये कट गया तो यहाँ 1 आया. और आपको पता है कि log 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि pH इक्वल्स टू pKa. वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि pH pKa के इक्वल कब आता है. याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी एसिड की कॉन्जुगेट बेस यानी एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए उसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन के, उस वक्त जो उस एसिड का pH होता है, मतलब कि उस सिस्टम का pH होता है, वो उस एसिड के pKa के बराबर होता है. ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ये आपको आगे जाके जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व होंगी उसमें आपको यूज़ होगा. सो अब आइए बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व के ऊपर. बट बिफोर टॉकिंग ऑन द टाइट्रेशन कर्व, आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि बेसिकली टाइट्रेशन क्या होती है. टाइट्रेशन का नाम जब आप सुनते हैं तो आपको आई होप सो के फर्स्ट ईयर याद आना चाहिए, राइट. तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाते थे तो आपको पता है कि उस प्रैक्टिकल में कुछ इस तरह से होता था कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक स्टैंड रखा होता था, राइट. देयर इज योर स्टैंड, और स्टैंड के साथ यहाँ पर आपके पास एक ब्यूरेट होती थी और ब्यूरेट के नीचे आपके पास फ्लास्क होता था. एग्जैक्टली वही वाला एक्सपेरिमेंट. तो आइए सपोज करते हैं कि बेसिकली टाइट्रेशन इज. टाइट्रेशन एक इस तरह का मेथड है जिसमें आप एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर, ठीक है, और आप पता लगाते हैं इनमें से किसी एक चीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो आपको मालूम होती थी और दूसरे का आपको पता करना था. फॉर एग्जांपल आपके पास एक फार्मूला था ना, N1V1 इक्वल्स टू N2V2. ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन है, मतलब कि आप मोलैरिटी है C1V1
इक्वल्स टू C2V2, ऐसे ही था ना। तो ये जो फॉर्मूला था इसको यूज़ करके आप होता कुछ यूँ था, फॉर एग्जांपल आपको जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन आपको पता थी, राइट। तो आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल आपको इसकी मतलब कि एसिड की नॉर्मेलिटी आपको पता करनी है। सो इट्स N2V2/V1। एसिड कितना है इस फ्लास्क के अंदर, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ट्यूब थी और नीचे आपके पास यूँ आपके पास फ्लास्क होता था, राइट। फ्लास्क में आपके पास एसिड था और यहाँ आपके पास बेस थी, बेस। एसिड का वॉल्यूम क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपने कैलकुलेटेड ही डाला था उसके अंदर, ठीक है। उसका वॉल्यूम आपको पता है रिफंड। अच्छा, N2 मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ बेस आपको पता है क्योंकि ये नॉन है, और वॉल्यूम आप लोग इस ब्यूरेट की रीडिंग देख के आप देख सकते हैं। मतलब कि कंसेंट जो आपके पास टाइट्रेशन है, इट वाज द प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर एन एसिड और अ बेस बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर। मोस्टली फिनोफ्थलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक जो आपके पास इंडिकेटर्स थे वो आप यूज करते थे। सो ये था आपके पास टाइट्रेशन। अब आइए बात करते हैं कि टाइट्रेशन कर्व क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइट्रेशन कर्व? सो बेसिकली जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व है, टाइट्रेशन curve, it is defined as the plot in between the pH of the solution, and the amount of titrant added। अच्छा, टाइट्रेंट उसको कहते हैं कि उस टाइट्रेशन के अंदर वो सब्सटेंस जिसकी आपको कंसंट्रेशन नॉन कंसंट्रेशन, राइट। यानी कि जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व है, इट इज डिफाइंड एज द प्लॉट कहते हैं। अच्छा, प्लॉट इज मींस ग्राफ मतलब कि ग्राफ्स होते हैं। द प्लॉट इन बिटवीन द pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट ऐड। मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपके पास सॉल्यूशन था उस फ्लास्क के अंदर, और ऊपर आपके पास यहाँ पर इस ब्यूरेट के अंदर आपके पास क्या थी, आपका टाइट्रेंट। तो असल में ये जो टाइट्रेशन कर्व्स होती हैं, ये असल में आपको बताती हैं कि जब आप टाइट्रेंट डालोगे, ठीक है, तो आपके इस एसिड वाले मतलब कि इस फ्लास्क के अंदर जो सिस्टम है, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना pH चेंज आएगा। तो वो जो ग्राफ है इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज योर टाइट्रेशन कर्व्स। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बिकॉज हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे पास वीक एसिड का ना, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व होती है उसको टच नहीं करेंगे। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द टाइट्रेशन कर्व, और इन शॉर्ट हम लोग इसको TC कहते हैं, TC ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ओके, सो आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टाइट्रेशन कर्व बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखती है। सो एज यू कैन सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू इट इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड, राइट, एंड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस में यहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट है, दिस इज योर टाइट्रेंट। मतलब यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपके पास टाइट्रेशन है तो आपके पास बेस है वो जो है वो एज अ टाइट्रेंट होती है, मतलब कि वो ब्यूरेट में होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन है, तो ये उसका 0.5 जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, और यहाँ पर उसका 1 इक्विवेलेंट पूरा हो जाता है। इट इज एन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, राइट। अच्छा, और यहाँ पर pH ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पर ये 7 pH का मार्क इस तरह से दिया गया है, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट 0। ओके, सो यहाँ पर बता रहे हैं कि एज वी हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन द फ्लास्क, तो उससे हुआ ये कि जो pH ऑफ सॉल्यूशन है, एज यू कैन सी कि ये जो आपका pH ऑफ सॉल्यूशन ये 7 के थोड़ा सा करीब है, मतलब कि ये एग्जैक्टली 1-2 नहीं है, मतलब कि इट्स अ वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है, जिसका जो pH है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स 7 हो, मतलब जो कि 100% डिसोसिएट ना कर सके। तो एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ योर बेस, तो हुआ ये कि स्लाइटली ऐसा हुआ कि जो आपके पास pH ऑफ सॉल्यूशन है वो इंक्रीज करता है, बिकॉज बेस जब आप डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो होगा ये कि आपके पास जो pH है वो इंक्रीज करेगा। सो एज यू कैन सी ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन में शो किया है, इसको आप लोग कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, इसको आप लोग कहते हैं EQ पॉइंट। असल में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके पास जो एसिड है वो बेस के बराबर हो जाता है। बेस मतलब इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर जो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन वो कंप्लीट हो जाती है,
कंप्लीट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि नियरली हाफ ऑफ द एक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब कि एक्विवेलेंट पॉइंट के तकरीबन हाफ, फॉर एग्जांपल राइट देयर, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, राइट देयर, अगर मैं इस रीजन को इस तरह से हाईलाइट करूँ, राइट दिस रीजन, ठीक है, तो ये रीजन थोड़ा सा अहमियत का हामिल है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको क्यों। बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो इस कंडीशन में होगा ये, मतलब कि 7 जब मतलब कि एक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो मतलब ये है कि जितना एसिड था उतनी आपने बेस डाल दी। तो मतलब कि जब आप इससे ज़्यादा जाएंगे, मतलब इससे ऊपर आप बेस डालेंगे तो एसिड ख़त्म हो गया, अब सिर्फ बेस है, मतलब कि एसिड जितना था वो न्यूट्रलाइज हो गया ना, बिकॉज एसिड इक्वल्स टू बेस। लेकिन जब आप उससे ऊपर बेस डालेंगे तो मतलब देयर इज़ नो एसिड। लेकिन फॉर सपोज के इक्विवेलेंट पॉइंट की, मतलब कि जितना जब एसिड मुकम्मल कंज्यूम हो गया उससे हाफ अगर आए, मतलब कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर्व के दौरान इक्विवेलेंट पॉइंट के अगर हाफ अगर आए, हाफ हम लोग नीचे, हम लोग पीछे आए, हाफ तकरीबन आधा पीछे आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर सपोज के 8 pH के ऊपर इनका इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, तो सपोज कीजिए कि ये जो pH है ये 4 है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस केस में अगर 4 pH पर हम लोग आए तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इस वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी इसके, यानी कि फॉर सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस पॉइंट के ऊपर मतलब नियरली हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बेस यानी कॉन्जुगेट बेस इक्वल्स टू इट्स एसिड। अच्छा, एक और बात, ये जो बात हो रही है ये अपार्ट फ्रॉम दिस हो रही है, ये बेस जो मैंने यहाँ जिक्र किया वो ये वाली नहीं है, ये वो इसकी कॉन्जुगेट बेस है। आप पता ना वीक एसिड टूटता है प्रोटॉन में और कॉन्जुगेट बेस में, बिकॉज एज यू नो कि जब आप ऊपर जाएंगे, मतलब कि जब आपने बेस डाला तो जो आपके पास एसिड था जो कि पार्शियली ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में था, क्योंकि ये वीक है, वो जो है वो रिएक्ट करने लगेगा। जब एसिड कंज्यूम होगा तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसिड में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी कि इन शॉर्ट होगा ये कि जैसे जैसे एसिड कम होता जाएगा, कॉन्जुगेट बेस तो उतनी है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एसिड की कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपने एक दूसरे के बराबर होगी। तो वहाँ पर आपके पास जो पीएच है, यानी कि उस सॉल्यूशन का पीएच है, वो उस एसिड के पीके के बराबर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को जहाँ पर पीएच इक्वल्स टू पीके आ जाए, इस पॉइंट को आप लोग एक खास नाम देते हैं, इसको आप लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको आप लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और ये जो मैंने रीजन को हाईलाइट किया है ये इसलिए किया है क्योंकि इस रीजन को हम लोग एक खास नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास है, दिस रीजन इज योर बफरिंग रीजन। बफरिंग रीजन, बिकॉज आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये वीक एसिड है ना, ठीक है, तो आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी वीक एसिड का के इर्द गिर्द के ऑलमोस्ट प्लस माइनस 1 अगर पीएच है टुवर्ड्स इट्स पीके, तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो वीक एसिड है वो बफरिंग वाली, मतलब कि पीएच चेंज ना होने देने वाली कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये जो एसिड है ये अपनी कॉन्जुगेट बेस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि फॉर सपोज होगा ये कि मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि इस बफरिंग रीजन के अंदर कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर प्रेजेंट है, HA, ठीक है, इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव प्लस प्रोटॉन, राइट। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पर पीएच चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव अगर बढ़ता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एसिड डालते हैं, तो ये एक्विलिब्रियम मतलब कि जो एसिड है विच इज एक्विलिब्रियम, बिकॉज आपको पता है ये वीक एसिड है, वीक है तो ये एक्विलिब्रियम दिखाएगा, और अगर एक्विलिब्रियम दिखा रहा है तो ऑन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट, इसका जो एक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब होगा, ये पीछे आ जाएगा और पीएच मेंटेन होगा, यानी पीएच चेंज नहीं होने दे रहा ये इसका जो एक्विलिब्रियम है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग कम करते हैं, हम लोग इसको कम करते हैं, तो क्या हुआ कि अगर ये कम हुआ तो ये जो एसिड है ये इसमें टूट जाएगा, यानी अगेन पीएच चेंज नहीं हुआ। मतलब कि ये रीजन जहां पर द रीजन वेयर एक्चुअली जो आपके पास एसिड है, एसिड इज अलोंग विद इट्स कॉन्जुगेट बेस, उस रीजन को आप लोग कहते हैं कि जनाब वो बफरिंग रीजन है। सो दैट वाज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आइए बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड्स ओनली के बारे में। मतलब कि अब तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो
मतलब कि टाइट्रेशन कर्व डिस्कस की वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब आइए डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड की टाइट्रेशन कर्व के, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू बायोकेमिस्ट्री, लेकिन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ओनली वीक एसिड इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ ओनली वीक एसिड्स के बारे में। सो एज यू कैन सी ये आपके पास उस वीक एसिड की यानी कि वीक एसिड की यानी सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड की आपके पास टाइट्रेशन कर्व है। यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ बनेगा, राइट, इट इज इन बिटवीन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन का क्या पीएच है, ठीक है, और उसकी कॉन्जुगेट बेस की क्या कंसंट्रेशन है। ऑलराइट, ओके। सो एज यू कैन सी के वाई एक्सिस में आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ योर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और ये आपके पास एब्सोल्यूट जीरो है और ये आपके पास पीएच ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, सो एज यू कैन सी कि ये आपके पास ग्राफ है, मतलब कि एज द टाइट्रेंट वाज एडेड, जो कि यहाँ पर शो नहीं हुआ बिकॉज ये उसका ग्राफ नहीं है, तो उसका जो पीएच है वो इंक्रीज करने लगा बिकॉज इट इज मतलब कि इसकी जो टाइट्रेशन कर्व है, मतलब कि वीक एसिड की टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ थी, राइट। तो यानी कि बेस के डालने से जो पीएच है वो ऊपर चला गया, मतलब कि बेस ने जिस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एसिड की कंसंट्रेशन कम होने लगी। जब एसिड की कंसंट्रेशन कम होने लगी, मतलब कि एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाले सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम होने लगी, तो एच पॉजिटिव आयन कम होने लगा, और जब एच पॉजिटिव आयन कम होने लगा तो आपको जो पीएच है वो ऊपर इंक्रीज करता गया, राइट। सो टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड एंड टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस ये है कि टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड में जो आपका इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, उसी पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट को आप लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट, वेट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था, जहां पर पीएच बराबर हो पीके के, और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या था, एक्यू पॉइंट, ईक्यू पॉइंट। इट मीन्स दैट जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो कंसंट्रेशन ऑफ बेस के, और पीएच और पीके कब बराबर होते हैं, जब जो आपके पास एसिड है, जो आपके पास एसिड है वो अपनी कॉन्जुगेट बेस के बराबर हो जाए इन कंसंट्रेशन। यानी कि ये दोनों एक्चुअल में सेम एक दूसरे के इंट्रोवर्ड्स हैं, मतलब के सेम नाम है, मतलब के इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब के पीएच इक्वल्स टू पीके, और तब होता है जब एचए मतलब के एसिड बराबर हो जाए कॉन्जुगेट बेस के, और EQ पॉइंट का मतलब भी सेम होता है। So because weak acid, it is actually the plot or the graph in between your pH of solution and concentration of your conjugate base. So basically titration curve of weak acid केस में जो आपका equivalent point होता है वो और inflection point दोनों सेम होते हैं, बिकॉज उसी पॉइंट के ऊपर जो आपके पास pH है वो pKa के इक्वल होता है, मतलब कि इसी पॉइंट के ऊपर on the same point the pH equals to pKa, राइट। और इस केस में जो आपके पास बफरिंग रीजन है, बफरिंग रीजन वो होता है अराउंड द होल कर्व, मतलब कि वो पूरा रीजन जहां पर जो आपके पास पीएच है वो मेंटेन रहा है। मतलब अगर आपने ये बात नोट की हो इन द प्रीवियस कर्व, तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि जब आपके पास जो ग्राफ है वो सीधा होने लगा, मतलब उसमें जो कर्वनेस है वो कम होने लगी, उसी पॉइंट के ऊपर जो उस वीक एसिड है उसने अपना बफरिंग इफेक्ट दिखाया, मतलब कि ये इसका बफरिंग रीजन है। एंड व्हाट इज अ बफरिंग रीजन? आपको पता है कि बफरिंग रीजन is defined as when exactly acid exists along with its conjugate base, और किस तरह से वो pH मेंटेन करता है आपने देखा। और एक और बात, यहाँ पर जो EQ पॉइंट होता है यानी इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आपकी न्यूट्रलाइजेशन एंड हो गई, जिस तरह से आपने जो आपके पास टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस थी उसमें देखा था कि EQ पॉइंट का मतलब होता है कि टाइट्रेशन खत्म, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, एसिड बराबर हो गया बेस के। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब यह है कि जब ये जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस है वो बिल्कुल आधी हो जाए, उसका मतलब होता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, यानी कि बेस की कंसंट्रेशन आधी होने का मतलब ही EQ पॉइंट है। लेकिन प्रीवियस केस में जब बेस की कंसंट्रेशन पॉइंट आधी हो गई तो उस केस में आपका न्यूट्रलाइजेशन मुकम्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ये बेस की कंसंट्रेशन आधी हुई तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस थी उसकी कंसंट्रेशन आधी हुई, और कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आई? एसिड से, यानी एसिड था तभी तो कॉन्जुगेट बेस आई, और अगर एसिड जब तक है तब तक टाइट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। जब एसिड खत्म हो जाएगा बिल्कुल वो पॉइंट आएगा जब एसिड और बेस आपस में कंसंट्रेशन में बराबर हो गए, वब आप कहेंगे कि वो आपका न्यूट्रलाइजेशन एंड है। तो एक डिफरेंस ये भी था कि EQ पॉइंट
इन टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड इज नॉट द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस के EQ पॉइंट इन टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड इक्वल्स टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और आप वो क्या है, वो क्यों है, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। और ये जो बफरिंग रीजन है वो आपके पास इस केस में हॉरिजॉन्टल होता है, बिकॉज आप पता है कि ये आपके पास जो प्लॉट है ये इन बिटवीन योर कॉन्जुगेट बेस विद pH ऑफ द सोल्यूशन। तो कॉन्जुगेट बेस और pH ऑफ द सोल्यूशन में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेंड होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व वो ज़्यादा होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस pH ऑफ सोल्यूशन बहुत फ्लो चेंज होता है। सो दैट वाज इट विद द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड। ये जो टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड है इसका जो एडवांस्ड फॉर्म है वो हम इंशाल्लाह टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड की फॉर्म में देखेंगे, और उस वक्त हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से टाइट्रेशन कर्व के ज़रिए से बेसिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एज अ वीक एसिड किस तरह से बिहेव करता है, वो कब प्रोटॉन लूज करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या है। हम लोग इस टाइट्रेशन कर्व को देखकर हम लोग इजीली एक्सप्लेन या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को यानी टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड को लाजमी देखिएगा, ताकि आपके यहाँ वाले जो कंसेप्ट हैं वो आपके मजीद बूस्टअप हो सके। यहाँ हम लोगों ने बिल्कुल फंडामेंटल डिस्कस किया कि बेसिकली टाइट्रेशन कर्व होती क्या है, इसके जो EQ पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बफरिंग रीजन है उसका मतलब क्या है, ठीक है, और वो क्या मतलब कि जो बफरिंग रीजन का बेसिकली मतलब क्या है उसका हम लोगों ने बिल्कुल आपको समरी करके एक्सप्लेन करने की शॉर्ट टर्म्स में कोशिश की। सो दैट वाज इट विद द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।